तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। बहुत सारे लोगों को पिछले कई दिनों से मेल आ रहे थे, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें थी, इस वजह से देरी हो गई। और कई लोगों की शिकायत ये भी थी कि जो नेशनल मीडिया है वो नॉर्थ ईस्ट की खबरों को उतनी हाईलाइट नहीं करती है। और मणिपुर लगातार पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से वहाँ पे वायलेंस या हिंसा है, उसको देखते हुए वहाँ क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों ने और मेल किया कि ये सब क्यों हो रहा है, उसकी कहानी बताएं। तो आज मणिपुर की पूरी कहानी आपके सामने, और जो कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। लेकिन इस कहानी पे आगे बढ़ूँ उससे पहले फिर आपको याद दिला दूँ कि कुकू FM ऐप पर ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसे आप सुन सकते हैं। और आज ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा, जो अभी मणिपुर में जिस तरीके के हालात हैं, इमरजेंसी के दौर में पूरे देश के हालात लगभग ऐसे ही थे। तो कुकू FM ऐप पर इसके ऑडियो बुक में इंडियाज़ ड्यूरिंग इमरजेंसी, उस इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ, देश में क्या हालात थे, उसको बेहतर तरीके से समझना है तो आप कुकू FM ऐप पर जाएं और ऑडियो बुक में सुनें इंडियाज़ ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ये जो कुकू FM ऐप है, ये ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, देश का बेस्ट है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ हर महीने लगभग 4200 आवर्स के कंटेंट के साथ ये लगातार इनकी जो खजाना है वो बढ़ रहा है। कुकू FM ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। हिंदी में भी सुन सकते हैं, अलग अलग भाषा में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम ऑडियो बुक है। क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास एक ऑफ़र है। कुकू FM ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 30% डिस्काउंट है, यानी 30%। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 69 रुपये में, 69 रुपीज़ में आपको 10,000 ऑडियो बुक का एक ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड है crime30, और बस इस crime30 का इस्तेमाल करें और पहले महीने के लिए 30% डिस्काउंट पाएँ। यानी कि 99 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 69 रुपीज़ में आपको मिलेगा। असली कहानी पे आऊँ उससे पहले अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा तो आप बेहतर तरीके से इस कहानी को समझ जाएंगे। मणिपुर एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है, करीब 30-32 लाख की आबादी होगी। और ये जो मणिपुर का पूरा नक्शा है, इम्फाल आप सबने नाम सुना होगा, चारों तरफ घाटियाँ ही घाटियाँ हैं, पहाड़ हैं, बीच में इम्फाल वैली है। ऐसा लगता है कि अगर आप फीफा वर्ल्ड कप या फुटबॉल देखें तो फुटबॉल के स्टेडियम जैसा होता है। सेंटर में पूरी इम्फाल वैली और चारों तरफ पहाड़। 30-35 लाख की टोटल आबादी मणिपुर की। और इस आबादी के साथ सब लोग वहाँ ठीक ठाक से रहते हैं। 1949 में मणिपुर भारत के साथ जुड़ा था। उस वक्त जब अलग अलग तमाम इलाकों को जोड़ा जा रहा था, भारत जब एक गणराज्य बन रहा था, तब मणिपुर भी 1949 में आया था। तो मणिपुर की आबादी 30-35 लाख के करीब आप मान लीजिए। अब यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं उनमें से करीब कहते हैं कि 35 ऐसे हैं जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो इन सब की मिली-जुली आबादी। लेकिन एक अजीब चीज़ है मणिपुर में, वो ये है कि कायदे से अगर हम देखें तो 3 बड़ी जनजातियाँ वहाँ पे मणिपुर में रहती हैं। इनमें से एक है वहाँ पे जो मैतई, बाकी जो 2 हैं उनमें से एक है नगा और दूसरी है कुकी। इसके अलावा भी और हैं 30-32, लेकिन ये मेन है, मैतई, नगा और कुकी। ये जो सारी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। अब जो मैतई हैं, इनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। जो नागा और कुकी हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं। कुल मणिपुर की जो एक चूँकि एक स्टेट है, विधानसभा है, तो 60 सीटें हैं मणिपुर विधानसभा में, टोटल 60। इसके अलावा अब जो अगर आबादी की हम लोग बात करें तो कुल आबादी जो मैंने आपको बताया 30-35%, इनमें जो सबसे बड़ी आबादी है, जो मेजोरिटी में है वहाँ पर, वो मैतई है। 50% से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है मैतई की। और नगा, कुकी और इसके अलावा जितने बाकी सारे ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, उनकी कम है। तो मणिपुर में मैतई का दबदबा है एक तरह से।
अगर 60 सीट्स हैं वहाँ पे विधानसभा के, तो उसमें से 40 सीटों पर अमूमन मैतई का ही कब्जा होता है, जो इनकी पूरी बरादरी। अब तक जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए हैं उनमें से लगभग 10 जो है या 12, कुल 12 मुख्यमंत्री हुए हैं अभी तक, और इनमें से 2 ही ऐसे थे जो सिर्फ मैतई के से जाति से नहीं थे, बाकी सब मैतई जाति से आते हैं। तो विधानसभा में भी इनका वर्चस्व 60 में से 40 सीटें हैं एवरेज। आपके सरकार में भी, क्योंकि 40 उनके पास हैं उनकी जाति की, तो सरकार उन्हीं की। मुख्यमंत्री भी ज़्यादातर मणिपुर में उन्हीं का बना, मैतई का। तो नगा, कुकी, ये सब जो आदिवासी जाति हैं, इन लोगों का इतना वर्चस्व नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पूरी घाटी है मणिपुर की, इम्फाल, ये जो पूरा इलाका है, घाटी वाले इलाके पे मैतई है, लेकिन जितनी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ये तमाम आदिवासी जाति हैं, जिसमें नगा है, कुकी है और तमाम लोग हैं। तो मणिपुर की कुल कहानी ये है कि 3 तरह के यहाँ पे लोग रहते हैं। एक मैतई, जिनका आप ये कह सकते हैं कि शहरों पर दबदबा है, इम्फाल से लेके आसपास, वहाँ की सरकार में दबदबा है, 60 में से 40 विधानसभा सीटें जीत जाते हैं, मुख्यमंत्री उन्हीं का होता है। अब जो बाकी बचे वो नगा, कुकी और जनजाति, ये 20 सीटों के आसपास हर बार इनका रहता है, और ये सब पहाड़ी इलाकों में बसते हैं। अगर मणिपुर की कुल एरिया के हिसाब से हम बात करें तो 10%, 10% जो इलाका या हिस्सा है वो मैतई के कब्जे में है, समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं। 10% से, हालांकि आबादी ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ 10% क्यों? उसकी वजह ये है कि वहाँ मैदानी इलाका या घाटी इलाका कम है, पहाड़ हैं चारों तरफ, तो दूर दराज के पहाड़ इलाकों में ज़्यादातर आदिवासी लोग बसते हैं। तो वैली में यानी कि घाटी में मैतई के लोग ज़्यादा हैं। बाकी जो 90% पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तमाम नगा, कुकी और ये सब लोग रहते हैं, अलग अलग जनजातियों के जो लोग हैं। अब शुरू से ही वहाँ घाटी और पहाड़ी को लेकर एक खींचातान रही है मणिपुर में। मैतई के लोग चूँकि पॉपुलेशन में भी ज़्यादा हैं, जो आदिवासी हैं दूर दराज पहाड़ी में रहते हैं, उनके साथ हमेशा ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। लड़ाई क्यों है? उसकी एक वजह है। इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी करीब 10 साल पहले, 2000 बल्कि 11 साल पहले, 2012 की बात है। 2012 में मैतई जो जाति है वहाँ के लोगों ने एक अपनी कमेटी बनाई। उसका नाम रखा था शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, यानी STDCM। 2012 में बनी थी। और इस कमेटी को बनाने का मकसद ये था कि जो मैतई जाति के लोग हैं उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी, और उनकी डिमांड ये थी कि उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, जो नगा और कुकी और बाकी जनजातियों को मिलता है। अब ये OB और इन चीज़ों में तो इनको मिला हुआ है मैतई को, लेकिन ये शेड्यूल्ड ट्राइब का भी दर्जा हासिल करना चाहते थे। और उसकी वजह थी, उनका कहना था कि जब भारत के साथ विलय नहीं हुआ था 1949 से पहले, तब मैतई जाति के लोगों को भी आदिवासी का दर्जा हासिल था, और अब वो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। उसकी वजह यह है, इस दर्जे को क्यों हासिल करने की बात हो रही है। मणिपुर में बहुत सारे कायदे कानून हैं। जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वहाँ पर उस इलाके की ज़मीन कोई नॉन ट्राइबल नहीं खरीद सकता, वहाँ जाकर नहीं रह सकता। तो जैसे मैतई हैं, वो घाटी में तो उनका दबदबा है, लेकिन बाकी के जो 90% इलाके हैं वो वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिजर्व्ड हैं। आदिवासी हैं, उनका कल्चर, उनकी अपनी निजता, उनकी अपनी सारी चीज़ें, वो सब सुरक्षित रहे, इसलिए ये सारी चीज़ें बनी थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे मैतई के लोगों ने कहा कि नहीं, हमें जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, इससे उनको उन इलाकों में भी ज़मीन खरीदने और बसने और रहने का मिल जाएगा। तो 2012 में ये कमेटी बनी थी, और उसके बाद से इनकी अपनी डिमांड शुरू हो गई। और जैसे ही इन्होंने ये मांग की, तो जो नगा और कुकी और बाकी लोग थे, उन्हें लगा कि अगर इनको ये शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल गया तो फिर हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर हम तमाम आदिवासी बसते हैं, वहाँ अतिक्रमण हो जाएगा। फिर इन लोगों का वैसे भी पॉपुलेशन में ये ज़्यादा है, तो इन लोगों का दबदबा हो जाएगा। जो हमारी अपनी विरासत है, हमारे अपने कल्चर हैं, नियम हैं, वो सारी चीज़ें ख़तरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि उनके हिसाब से घाटी और पहाड़ के लोगों की ज़िंदगी, रहन सहन सब कुछ अलग है। तो
तो यहीं से अब बाकी जितनी भी वहाँ ट्राइब्स आदिवासी के लोग थे वो और मैतई, ये दोनों के बीच में दो फाड़ हो गई। मैतई की अपनी डिमांड और जितने भी आदिवासी थे वो सब एक साथ हो गए कि इनको शेड्यूल ट्राइब्स का अगर देंगे तो उनकी भी अपनी मजबूरियां थी, जो तमाम जो बाकी की जनजातियां दोनों थी। उनका ये था कि अगर सपोज़ मैतई को ये मिल गया शेड्यूल ट्राइब का दर्जा, तो न सिर्फ ये कि वो आकर उनके इलाकों में रह सकते हैं, बस सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बल्कि बहुत सारे जो और स्कीम, सरकारी स्कीम है एक आदिवासियों के लिए, ट्राइब्स के लिए, वो भी उनसे छिन जाएगा या उसमें ज़्यादा ये लोग हिस्सेदार पैदा हो जाएंगे। जैसे स्कूल में, कॉलेज में दाखिले में, नौकरी में, इन सारी चीज़ों में फिर जो है ये लोग भी हकदार हो जाएंगे और इनकी पॉपुलेशन को देखते हुए फिर उनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो जो आदिवासी हैं जो वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में हैं पहाड़ों में, उनका हक मारा जाएगा। तो इसीलिए एक ही स्टेट के रहने वाले, एक अलग जाति और बाकी जितनी भी जनजाति, वो दोनों आमने सामने आ गए। अब ये चलता रहा, मांग चलती रही, लेकिन किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं हुई कि मैतई जाति को ये शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उन्हें पता था इस दर्जा देने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस पर असर पड़ेगी। और दूसरी तरफ वो जो आदिवासी हैं उनका ये है कि किसी भी कीमत पर उनको नहीं मिलना चाहिए ये हक, क्योंकि उससे हमारी अपनी जो साख है, हमारी जो अपनी पहचान है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों के बीच में लड़ाई चलती रही थी। अब ऐसा मैतई जाति के लोगों का कहना था, या जो अभी भी हैं, कि उनके साथ ये संवैधानिक जो उनका अधिकार है छीना गया है, क्योंकि पहले वो थे आदिवासी, बाद में लेकिन उनसे ये सारी चीज़ें छीन ली गई। इनके अलावा और भी वहाँ पे जो है जोमी, कुकी, कई और ऐसी आबादी हैं जो ट्राइब्स में आते हैं। तो इसीलिए मैतई की इस मांग के सब खिलाफ थे और ये लड़ाई चली आ रही थी। 10 साल पहले जब कमेटी बनी तब इसकी वजह से और मामला गरमाया, लेकिन राज्य सरकार भी इस राजनीति से खुद को दूर रख रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर मैतई को ये शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल गया तो बाकी जो आबादी है वो इसके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि वो उन्होंने अपने अस्तित्व की इसको लड़ाई बना दी। तो फिर अब अचानक क्या हुआ? 10 साल से तो ये चल रहा है। हुआ ये कि इस कमेटी ने सरकार से करते करते फिर कोर्ट में भी चली गई थी और कोर्ट में कहा था कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। अब वहाँ की जो कोर्ट है, मणिपुर के हाई कोर्ट, उसमें ये मामला चल रहा था। उसी मामले के दौरान 3 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 मई को सुनवाई के दौरान मणिपुर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। हालांकि इस फैसले को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई। असली फैसला कुछ और था, लोगों तक बात कुछ और पहुंची। फैसला ये था कि मणिपुर हाई कोर्ट ने मणिपुर सरकार को 4 हफ्ते का टाइम दिया और कहा कि ये जो शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर की याचिका है कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, आप इसके बारे में 4 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट दीजिए कि क्या उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना चाहिए, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं। और साथ ही केंद्र सरकार से भी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ओपिनियन मांगी, राय मांगी कि मैतई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के बारे में आपकी राय क्या है, यानी कि दिल्ली की सरकार से। अब 4 हफ्ते का समय दिया मणिपुर की सरकार को और सेंट्रल से कहा कि आप अपनी राय दीजिए। लेकिन खबर इस तरीके से आई 3 मई को जब ये आया तो उसमें आया कि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि इन लोगों को अब शेड्यूल ट्राइब का दर्जा ही दे दो, जबकि अभी कोर्ट ने सिर्फ राय मांगी, ओपिनियन मांगी स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर पास ही नहीं किया कि मैतई को शेड्यूल ट्राइब का हम दर्जा दे रहे हैं, तो सिर्फ ओपिनियन मांगी थी और 4 हफ्ते का टाइम दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। अब जब ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया तो वहाँ पर मणिपुर में एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है मणिपुर हिल, मणिपुर जो वहाँ की विधानसभा है, तो मणिपुर विधानसभा की हिल एरियाज कमेटी। इस हिल एरियाज कमेटी में वो तमाम एमएलए आते हैं जो पहाड़ों से आते हैं, यानी जो आदिवासी हैं, फिर चाहे वो किसी की भी पार्टी के हों एक्रॉस, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या मणिपुर की रीजनल पार्टी के हों, लेकिन इस हिल एरियाज कमेटी के सभी मेंबर होते हैं, इसलिए कि इनको अपने पहाड़ों की हिफाजत, पहाड़ों के अधिकार, उनकी मांग का ख्याल रखता है, तो उसमें सब एकजुट रहते हैं। तब उन्होंने एक बयान जारी कर दिया इस हिल एरियाज कमेटी ने 3 मई को मणिपुर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, गलत तरीके से ही हुआ,
उन्होंने अफसोस जता दिया कि कोर्ट ने ऐसा कहा, जबकि कोर्ट का कोई फैसला नहीं था। कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से कहा था कि आप 4 हफ्ते के अंदर बताइए कि इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन मांगी। लेकिन बात अफवाह और र्यूमर इस तरह से फैली कि हाई कोर्ट ने कह दिया। अब जैसी ये बात आई तो जो बाकी जातियां थीं उनको आ गया गुस्सा, और उन्होंने कहा कि ये गलत है, इस तरीके से होना नहीं चाहिए। नगा और कुकी जो थे वो नाराज़ हो गए, और इसी के बाद सारी जो पहाड़ों की आबादी थी उन्हें लगा कि ये फैसला बड़ा गलत है, जो कि फैसला था नहीं। 3 मई को इसी के बाद जब ये फैसला हुआ था, उसी दिन जिस दिन हाई कोर्ट का फैसला आया सुबह, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर, ये ऑल ट्राइबल्स जितने भी पहाड़ के हैं, मतलब माइनस ये जो मैतई को छोड़कर, इन्होंने एक रैली निकाली। और ये रैली निकाली इन्होंने इम्फाल से करीब 60 किलोमीटर दूर, जगह का नाम था चुराचांदपुर। और इस रैली, चुराचांदपुर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के तोरबंग इलाके में ये रैली निकाली, और इस रैली में हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। सभी के जहन में यही था कि मणिपुर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि मैतई जो जाति हैं उनको शेड्यूल ट्राइब यानी कि आदिवासी जाति या जो भी, उसका दर्जा दिया जाएगा। तो उसे उन्हें लगा कि अब तो हमारी नौकरी में, पढ़ाई में, एडमिशन में, दाखिले में, हर चीज़ में अब ये मामला बढ़ जाएगा। मैतई ज़्यादा, उनकी आबादी ज़्यादा है तो उनके हिस्से में सब कुछ, हमारा जो भी सरकारी लाभ है वो उधर चला जाएगा। तो उन्होंने ये रैली निकाली इस खिलाफ कि मैतई जाति को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं देना चाहिए। अब इसी रैली के दौरान जो मैतई जाति के कुछ लोग हैं वो भी आ गए आमने सामने। इसके बाद दोनों में झड़प हो गई। देखते ही देखते ये वायलेंस में बदल गया, और इसके बाद फिर जो वायलेंस बदला हुआ तो फिर खून खराबा शुरू हो गया। धीरे धीरे ये बात और ये चीज़ें जिस जगह पे जिसके जो दबदबा था, उन्होंने सामने वाले के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इम्फाल से लेकर पहाड़ी इलाकों तक, जहाँ जहाँ पे ये नगा, कुकी और मैतई ख़ास तौर पर, और बाकी जितने भी ट्राइब्स थे वो सब एक हो गए, जितने भी हिल एरियाज़ की कमेटी थी। तो अब एक तरफ मैतई और एक तरफ ये तमाम जनजातियाँ, दोनों आपस में लड़ पड़े। आलम ये था कि जहाँ जिसकी ज़्यादा तादाद थी, आबादी थी, वो दूसरे पर भारी पड़ गया, और इसमें फिर हिंसा ऐसी हुई कि लोगों की जान जाने लगी। 50 से ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं। दिन रात सुबह हमला हो रहा है, और ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं कि लोग इतने डरे सहमे हैं कि अगर किसी घर से कोई शोर या किसी इंसान की आवाज़ आए तो उन्हें लगता है कि हमलावर उनके घर में घुस जाएंगे और उन्हें मार डालेंगे। ऐसी ऐसी रिपोर्ट आ रही है मणिपुर से कि बहुत सारे माँ बाप, पेरेंट्स ऐसे डरे सहमे अपने, उन्होंने जो आप बीती सुनाई, निकल कर किसी तरह मौत के मुंह से, चारों तरफ से हमलावरों ने घेर रखा है, घर घर में घुसकर तलाशी ले रहे हैं, जिसको मिल रहे हैं उसको पकड़ कर मार रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें मालूम नहीं कि ये नफ़रत क्या है, ये हिंसा क्या है, ये इंसान इंसान को क्यों मारता है। वो तो मासूम बच्चे हैं। वो जब चीखते हैं उनको रोने लगते, क्योंकि ऐसा माहौल उन्होंने देखा नहीं। तो माँ बाप उन्हें रात के अंधेरे में खामोश रखने के लिए नींद की गोलियां दे रहे थे, ताकि वो सो जाएं और बेफिक्र रहें कि उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आएगी और हमलावर उनके घर तक नहीं आएगा। कई कई ऐसे रात लोगों ने काटी पिछले 1 हफ्ते के अंदर। फिर धीरे धीरे खैर सेना बुलाई गई, गवर्नर हाउस से फिर एक ऑर्डर जारी हुआ। पहले तो चेतावनी दी गई, उसके बाद कहा गया कि अगर जो हमलावर या इस तरह से हमला करने वाले और मिलेंगे तो उन्हें देखते ही शूट एंड साइट, यानी देखते ही किसी भी दंगाई को गोली मारने का हुक्म दे दिया गया। उसका असर ये हुआ कि अब धीरे धीरे वायलेंस कम हो रहा है, लेकिन अभी भी मणिपुर पूरी तरह से शांत हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते। 10,000 से ज़्यादा फैमिली अपने अपने घर बार को छोड़कर रिलीफ कैंप में पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें लगता है कि वो सेफ़ हैं, या ऐसी जगह पर जहां लगता है कि उनकी जाति की आबादी ज़्यादा है, उन्हीं के बीच में चले गए कि यहाँ हमलावर नहीं आ सकते। ये दोनों तरफ से हो रहा है। तो 10,000 भी नहीं, कई फिगर हैं कि 15-20 हज़ार से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। आप सोचिए, टोटल 30-32-35 लाख की आबादी, और उसमें हज़ारों की तादाद में अगर लोग पलायन करें तो फिर क्या होगा। तो वो सब छोड़ कर जा रहे हैं। मिलिट्री को अलर्ट पर रखा गया, सेना को, पुलिस और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो गश्त कर रही हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और अभी इसके ऊपर आने वाले दौर में बातचीत भी होगी।
तो कुल मिलाकर सिर्फ आपस में ही एक स्टेट के जो लोग हैं 30-32 लाख 35 लाख, उनमें यह कि एक दूसरे का कोई हक ना मारे, उसको लेकर ये लड़ाई शुरू हुई। मैतेई को जनजाति यानी कि आदिवासी का दर्जा ना मिले, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, इसके लिए बाकी जातियाँ लामबंद हो गई, एक साथ हो गई हैं। और मैतेई का कहना है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा, हम पहले 1949 से पहले या 1900 में हम भी आदिवासी का दर्जा रखते थे, लेकिन अब हमें मिला नहीं, तो मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है। दूसरी तरफ है कि उनको मिल गया तो फिर ये हमारे निवाले को एक तरह से छीनेंगे। उधर उनका ये भी है कि बहुत सारे हमें फैसिलिटी नहीं मिलती है हमारे को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा ना देने से। तो हमारे देश में आपको ये तो पता ही है कि सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो जातिवाद है, जाति है, और इसी से जुड़ी हुई फिर बहुत सारी चीज़ें आती है, रिजर्वेशन आ जाता है। और इस वक्त मणिपुर की जो सबसे बड़ी लड़ाई की वजह भी है वो है रिजर्वेशन, कि अगर मैतेई जाति को ये दर्जा दे दिया गया शेड्यूल ट्राइब्स का, तो फिर रिजर्वेशन जो है वो बढ़ जाएगा, और रिजर्वेशन बटे ये पसंद नहीं है। तो इसीलिए दुआ यही करना कि मणिपुर बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत, मैं कई बार गया हूँ वहाँ, तो ये सब कुछ शांत हो जाए और सब ठीक ठाक हो, और ये जो दंगा है, ये जो हिंसा है, ये रुक जाए, और आपस में मिल बैठ कर ये सारी बातें हो जाए, तो उससे बेहतर क्या होगा। तो इसमें जो भी और अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। फ़िलहाल इसमें इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज शैफ़ी मेहता, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शैफ़ी। और ये मनीष मेहता जी की वाइफ है, और इनके बेटे हैं तुषार मेहता। मोहम्मद अरफात चेन्नई से, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अरफात। केविन हड़ियल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे केविन। और ये धवल ने भेजा है, साथ ही तबस्सुम खातून, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तबस्सुम। और ये मरियम एंड ताहिर अंसारी की बिटिया हैं। साथ ही वैभव यादव उर्फ कृष्णा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वैभव। और सौरभ यादव ने ये भेजा है। बाकी के मेल पढ़ूँ उससे पहले ऊपर देखा तो याद आया कि एक तो पहले सबसे पहले माफ़ी आप तमाम लोगों से। परसों सैटरडे की कहानी में मैं जगह जगह ना मालूम कितनी बार शायद सुशील कुमार शिंदे की जगह शिवराज पाटिल बोलता रहा, और पता नहीं क्यों वो दिमाग में घूम रहा था शिवराज पाटिल, उनकी तस्वीर भी घूम रही थी। तो हालांकि शिवराज पाटिल की अब मुझे याद आया तस्वीर, जब वो 26 से 11 हुआ था मुंबई में, तब शिवराज पाटिल थे शायद। लेकिन जब अफजल गुरु को फांसी दी गई तब शिवराज पाटिल नहीं थे होम मिनिस्टर, बल्कि सुशील कुमार शिंदे थे, और मैंने उनकी जगह शिवराज पाटिल को बोला, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कई बार गलती हो जाती है। बल्कि इस गलती के साथ साथ बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये तक मेल कर दिया कि मुझे लगा कि कई चीज़ें तो मैं ही भूल जाता हूँ, और देखो सामने वाले को सब चीज़ें बारीकी से याद रहती है, तो अच्छा भी लगता है कि आप लोग इतनी बारीकी से नोट करते हैं। इसी कहानी में एक और गलती की थी, मैंने कहा था कि शायद उस वक्त जब मैं सुबह खबर आई तो मैं स्प्लेंडर से भागा, तो कई ने मेल लिखा कि नहीं शमसर, तब आपके पास यामा हुआ करते थे, और मुझे याद आया कि ब्लैक यामा थी। बीच में स्प्लेंडर भी कुछ वक्त के लिए था, लेकिन इतनी बारीकी से याद रखना मैं खुद भूल गया था कि 2001 में मैं यामा चला रहा था या स्प्लेंडर, मालूम नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे सुधारा। तो थैंक यू सो मच आप लोगों की इस गलतियों का आप लोग जब ध्यान दिलाते हैं तो अच्छा भी लगता है। संदीप शर्मा, और इन्होंने एक सवाल पूछा कि आपने सैटरडे की कहानी में कहा कि बॉस ने आपसे पूछा था, तो आपके बॉस के सोर्स बहुत अच्छे हैं और आपके बॉस को सब कैसे पता होता है। तो संदीप आपने सवाल अच्छा किया, इसलिए इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने उस दिन कहा था कि रात को बॉस हमारे सुप्रिया प्रसाद, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या, तो अब ये है कि ये सब्जेक्ट तो क्राइम का है, तो बॉस को हर चीज़ के बारे में कैसे पता, तो इसी में जवाब भी छुपा है। बॉस वही बनता है जो बहुत टैलेंटेड हो, जैसे हर चीज़ की जानकारी हो, किससे कैसे काम लेना ये पता हो, एक अच्छे बॉस की पहचान यही, और टीम को साथ लेकर चले। और सबसे ज़रूरी है कि बॉस का खुद अपना नेटवर्क बहुत अच्छा हो। तो क्या होता है कि किसी भी चैनल के जो बॉस होते हैं या किसी न्यूज़पेपर के जो मेन एडिटर होते हैं, उनका काम हर एक डिपार्टमेंट को देखना होता है। जैसे मैं सिर्फ क्राइम देखता हूँ, क्राइम के अलावा मुझे बाकी चीज़ों से मतलब नहीं। लेकिन एक बॉस अपने आप ऑलराउंडर बन जाते हैं। जैसे अब उन्होंने कुछ क्राइम के बारे में पूछना है तो मुझसे पूछा, मैंने बता दिया। अब पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, अभी कर्नाटक चुनाव में क्या होगा, तो उस पर भी उन्होंने उस जो भी पॉलिटिकल के ब्यूरो के हेड हैं उनसे वो पूछताछ कर लेंगे। स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, क्या होगा, ये विक्रांत गुप्ता से वो उनको पूरी पूछेंगे और जानकारी मिल जाएगी। इंटरटेनमेंट में क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट ब्यूरो से वो पूछ लेंगे। बिजनेस में क्या हो रहा है, वहाँ से पता चल जाएगा। तो अलग अलग
फैशन, वर्ल्ड, है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, तो उनको एक तरह से हर डिपार्टमेंट की जानकारी अपनी ही टीम से मिल जाती है। अब मैं कभी शायद किसी और टीम से, जैसे जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में है, तो मैं विकी पाजी से बात करके पूछ सकता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बिज़नेस में शायद ही कभी किसी से मैंने पूछा। सिर्फ एक बार याद है मुझे, जब आप लोगों को ये जो कहानी सुनाई थी जिसमें गौतम अडानी के जो शेयर गिरे थे, तो मुझे ABCD पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, निफ्टी, सेंसेक्स सब की, तो मैंने पूछताछ की, वरना चूँकि वो मेरा फील्ड नहीं है, और फील्ड से बड़ी बात आपके इंटरेस्ट का भी होता है। जैसे एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है तो मैं ज़रूर पूछता हूँ, बात कर लेता हूँ। पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, तो वो भी पता कर लेता हूँ, कब कहाँ चुनाव हो रहा है, किसकी सरकार है, कौन CM है, कौन किस जगह पे मंत्री है, नहीं है। तो बॉस को इसलिए सब पता होता है क्योंकि वो सबके बॉस होते हैं और सबसे रिपोर्ट लेते हैं। पुरुषोत्तम ये है, थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम जी, आपका आगे का नाम खुद ही लिख के भूल गया। भरत चौहान, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा रविंदर सिंह एडवोकेट, परमजीत सिंह पलवार, एक पाकिस्तान में भी हत्या हुई, तो उस पर कहानी सुनना चाहते हैं, इसकी मैं ज़रूर सुनाता हूँ आपको। सागर रसकर, इसके अलावा करिश्मा गोहिल उदेशी, थैंक यू सो मच आपका। अंजलि गोयल, थैंक यू सो मच, और एक कहानी की फरमाइश की है। अखिलेश कुमार विश्वकर्मा, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। शुभम वाघ, इन्होंने भी वही है होम मिनिस्ट्री और इसकी गलती की तरफ ध्यान दिलाया था। उस्मान अंसारी, इन्होंने यामा और स्प्लेंडर के बारे में बताया था। आयुष राज सिंह रांची से कहानी की फरमाइश की है। राहुल सिंह, इन्होंने भी शिंदे वाली बात की है। साथ ही प्रमोद पाई, इन्होंने भी मेरी गलती की तरफ ध्यान दिलाया। शानू यादव एक कहानी की फरमाइश की है। जमाल अहमद एक कहानी की फरमाइश की है। अंशुमन कुमार जम्मू से कहानी की फरमाइश की है। कृष्ण सेंचुरी, ये नेपाल से हैं और कतर में हैं। एंड सो सॉरी कृष्ण सेंचुरी जी से भी मैं माफ़ी इसलिए मांगता हूँ। इन्होंने कहा कि आप क्रिकेट के शौकीन हैं और नेपाल ने अभी हाल में एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है और इंडिया और पाकिस्तान के ग्रुप में, और मैंने उसके बारे में बात नहीं की, जबकि मुझे उस मैच के बारे में पता था। ये भी पता था कि उस दिन कितनी खुशी थी नेपाल में। तो कृष्ण भाई भूल गया था, लेकिन सच में बहुत बहुत बधाई पूरे नेपाल को, नेपाल के पूरे तमाम क्रिकेट लवर को, कि नेपाल जो है एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। पिछली बार भी किया था, लेकिन उस वक्त कोरोना की वजह से शायद हुआ नहीं था, कि भारत पाक के रिश्ते। इस बार उम्मीद यही है कि एशिया कप हो और नेपाल उसमें अच्छा प्रदर्शन करे, खुशी होगी। साथ ही हिमांशु शर्मा है, थैंक यू सो मच, और जो सजेशन दिया उस पर भी अमल करेंगे। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करो उससे पहले एक बार फिर आपको बता दूं, कुकू FM ऐप पर भी ऐसी तमाम चीज़ें आप सुन सकते हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए कूपन कोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, crime30, सीधे 30% का डिस्काउंट। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए, आपको सिर्फ 69 रुपीज़ में। तो कुकू FM पर भी आप सुने। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।